प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे राजनीतिक बाध्यकारिता या राजनीतिक आज्ञाकारिता अर्थात पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, राजनीतिक बाध्यकारिता की चर्चा करेंगे हम। प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में किसी न किसी रूप में यह अवधारणा आपसे पूछी ही जाती है। मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आज से मैं पुनः पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं उन सभी को मैं आपको समझाऊंगा। बीच में मैंने विश्व की प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं आपको समझाई थी, कारण कि आप बार बार निवेदन कर रहे थे कि सर पहले आप ब्रिटेन, अमेरिका का संविधान, चीन का संविधान समझाइए हमें, फ्रांस का संविधान, स्विट्जरलैंड का संविधान। तो मैंने ये सभी संविधान आपको ठीक से समझा दिए हैं। आज से हम राजनीतिक सिद्धांत की शुरुआत कर रहे हैं। इससे संबंधित कुछ अवधारणाएं मैंने पहले अपलोड कर दी हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज हमारा चर्चा का जो विषय होगा, क्या होगा? राजनीतिक बाध्यकारिता, जिसे कि राजनीतिक आज्ञाकारिता भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन बोलते हैं। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को तो जरूरी है कि राजनीति विज्ञान की जितनी भी महत्वपूर्ण अवधारणाएं उन सभी का अभिप्राय, भावार्थ आपको मालूम होना चाहिए। जब तक आपको इन अवधारणाओं का अभिप्राय ठीक से मालूम नहीं होगा तब तक आप राजनीति विज्ञान को ठीक से नहीं समझ सकते हैं। तो आज जो हमारा चर्चा का विषय वो क्या है? राजनीतिक बाध्यकारिता। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी, प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं उसकी जानकारी, सूचना आपको प्राप्त हो सके, उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। राजनीतिक बाध्यकारिता के संदर्भ में हम दो बातें ले रहे हैं आज, इसका अर्थ और विशेषताएं। ठीक है भाई, अर्थ और विशेषताएं, दो बातें लेंगे। इसका क्या अर्थ है, क्या विशेषताएं, राजनीतिक बाध्यकारिता के जो सिद्धांत हैं, इसकी चर्चा मैं अगले लेक्चर में करूंगा। ठीक है, देखिएगा भाई, मैंने यहाँ आपके लिए एक डायग्राम बनाया है। भाई अगर आप इसको ठीक से समझ रहे हैं राजनीतिक बाध्यकारिता की अवधारणा आप इतने आसान तरीके से समझेंगे कि आपको लगेगा कि वास्तव में हम राजनीति विज्ञान को समझ रहे हैं। मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके लिए प्रतिदिन राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत गोते लगाता हूँ, तैरता हूँ, डूबता हूँ, केवल आपके लिए, इसलिए कि आपको इधर उधर भटकने की कतई आवश्यकता ना हो। संपूर्ण सिलेबस मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको उपलब्ध हो सके, मैं ये भरसक प्रयास करूँगा। चलिए, मैंने नोट किया है व्यक्ति और राज्य। देखो भाई, व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों का जो आधार होता है, मैंने क्या बोला है? व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों का जो आधार, मैंने यहाँ आधार लिखा है, आपसी संबंधों का जो आधार होता है वो आधार क्या होता है? कानून, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, कर्तव्य, नोट करते जाएं, कर्तव्य, और इसके बाद में कर्तव्य पूरा लिख लेंगे, कर्तव्य, और इसके बाद में आप ले लेंगे यहाँ पर राजनीतिक बाध्यकारिता। यह भी जो है इसका आधार हो जाएगा। फिर से दोहरा रहा हूँ, देखो इसको समझना जरूरी है, ये समझेंगे तो ही हम इसके अभिप्राय को समझ पाएंगे। क्या कहा है मैंने? व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का जो आधार होता है वो आधार क्या होता है? कानून, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, कर्तव्य, राजनीतिक आज्ञाकारिता या राजनीतिक बाध्यकारिता, और भी बहुत अवधारणाएं हैं जो कि व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों का आधार है। इसमें से मैंने यहाँ कानून, अधिकार के बारे में लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो राजनीतिक बाध्यकारिता है, और कर्तव्य के बारे में भी मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया है। स्वतंत्रता और समानता विशेष है, इनको मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसके बाद में इनकी चर्चा करेंगे। तो आज जो हमारा चर्चा का विषय राजनीतिक बाध्यकारिता है। भाई राजनीतिक बाध्यकारिता कहते किसे हैं? बिल्कुल सामान्य सा अर्थ बताऊंगा। क्या अर्थ है? कि वास्तविक रूप में नागरिकों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा, राज्य के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, जो आदेश दिए जाते हैं, जो आज्ञाएं दी जाती है, उनका पालन करना ही
उनका पालन करना ही राजनीतिक आज्ञाकारिता या राजनीतिक बाध्यकारिता कहलाता है। समझ गए? बाकी मैंने आगे नोट भी किया है, मैं और भी समझाऊंगा, मुझे तो डायग्राम समझाना है। पहले देखो मैंने यहाँ लिखा है पालन क्यों, पहले इसको समझे। आप 3 बातें नोट की हैं, इनको समझेंगे। पालन क्यों, इसका मतलब क्या है कि भाई व्यक्ति राज्य के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं, राज्य के जो कानून होते हैं, जो आदेश होते हैं, कानून होते हैं, जो आज्ञाएं होती हैं, उनका पालन क्यों किया जाता है व्यक्तियों के द्वारा, नागरिकों के द्वारा। भाई सीधी सी बात है कि वास्तव में कानूनों का पालन करने में व्यक्तियों की उपयोगिता है, मतलब व्यक्तियों को इससे लाभ होता है। अगर कानूनों का उल्लंघन किया जाता तो इससे हानि ज्यादा होगी, और कानूनों का पालन किया जाएगा तो इससे लाभ होगा। तो इसका मतलब यह है कि राजनीतिक आज्ञाकारिता या राजनीतिक बाध्यकारिता की उपयोगिता है। किसको? नागरिकों को। अगर कानूनों का पालन करेंगे तो इससे नागरिकों का हित होगा, भला होगा, और अगर वो उल्लंघन ही करेंगे तो इससे नागरिकों का हित नहीं होगा। इसलिए यहाँ वास्तविक रूप में व्यक्ति कानूनों का पालन किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं कि कानूनों का पालन करने में इनकी स्वयं की उपयोगिता है, इनको लाभ होता है, इनका हित होता है, इनका भला होता है। एक बात होगी। फिर दूसरी बात क्या है? सेवाओं। इसका मतलब क्या है कि भाई राज्य के द्वारा व्यक्तियों को कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, जो सुविधाएं दी जाती हैं उनको अधिकार कह दिया जाता है। राज्य के द्वारा व्यक्तियों को कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, कुछ सेवाएं दी जाती हैं, तो इन सुविधाओं और सेवाओं के बदले में व्यक्ति का ये दायित्व है, नोट करें, व्यक्ति का ये दायित्व है। क्या दायित्व है? कि राज्य के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, जो आदेश दिए जाते हैं, जो आज्ञाएं दी जाती हैं, उनका पालन करे। ये इसका व्यक्ति का दायित्व है। और ये व्यक्ति का जो दायित्व है वो दायित्व ही भाई राजनीतिक आज्ञाकारिता है, राजनीतिक बाध्यकारिता है। इसी को राजनीतिक आज्ञाकारिता कहते हैं। तो इस डायग्राम के माध्यम से आप सारी बातें समझ सकते हैं। अगली बात 6 और रह गई यहाँ, पालन क्यों। तो ये तो मैंने बता दिया है कि भाई इसमें व्यक्ति की उपयोगिता है। अब पालन क्यों किया जाता है, तो इसके बारे में भी विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, जिसके बारे में मतलब राजनीतिक आज्ञाकारिता जो है या बाध्यकारिता जो है, या जो राज्य के आदेश है, इनका पालन क्यों किया जाता है। तो क्यों किया जाता है इसके बारे में 4 सिद्धांत प्रचलित हैं: दैवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत और आदर्शवादी सिद्धांत। फिर से बोल रहा हूं, दैवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत और आदर्शवादी सिद्धांत। ये चारों सिद्धांत वास्तविक रूप में राज्य के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं उनका पालन क्यों किया जाता है। ये चारों सिद्धांत अलग अलग बात बताएंगे, जिसकी चर्चा मैं इसके बाद में अगले लेक्चर में करूंगा। आज हम सिद्धांतों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, आज तो हम केवल अर्थ और विशेषता की बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ संकेत दे दिया है, ठीक है। तो इस डायग्राम के माध्यम से आप ठीक से समझ सकते हैं कि राजनीतिक आज्ञाकारिता किसे कहते हैं। फिर से दोहरा रहा हूं, राज्य के द्वारा व्यक्तियों को जो सुविधाएं दी जाती है, जो सेवाएं दी जाती हैं, इसके बदले में व्यक्तियों का दायित्व है। क्या दायित्व है? कि राज्य के द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं, जो आदेश दिए जा रहे हैं, जो आज्ञाएं दी जा रही है, उनका वो पालन करे। इसीलिए राज्य के द्वारा जो आदेश दिए जा रहे हैं, राज्य के द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं, राज्य के द्वारा जो आज्ञाएं दी जा रही हैं, इनका पालन करना ही, इनका पालन करने का जो नागरिकों को दायित्व है वह ही राजनीतिक बाध्यकारिता है। अब एक एक बात को आगे समझेंगे, अब ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। नंबर 1 बात मैंने नोट किया, नागरिक कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। क्यों? चर्चा यहां हो गई है इस डायग्राम में। नागरिक कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य क्यों? भाई इसलिए बाध्य हैं ये कि वास्तविक रूप में राज्य व्यक्तियों को सुविधाएं देता है, सेवाएं देता है, इसलिए नागरिकों के द्वारा कानूनों का पालन किया जाता है। हाँ, इन कानूनों का पालन क्यों किया जाता है, इसके बारे में 4 सिद्धांत मौजूद हैं, जिसकी चर्चा मैं अगले लेक्चर में करूंगा। दूसरी बात नोट करें, अर्थ। इसका अर्थ लेंगे। अब मैंने यहाँ नोट कर दिया, यदि यहाँ आपको दिक्कत आ रही तो ये अर्थ नोट कर लीजिएगा। बाकी ये बात समझ में आ जाती तो सारी बात क्लियर होगी। इसका अर्थ क्या होगा? राजनीतिक बाध्य, देखो राजनीतिक बाध्यकारिता या राजनीतिक आज्ञाकारिता कह सकते हैं आप इसको, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ठीक है भाई। तो इसका अर्थ क्या है? राजनीतिक बाध्यकारिता राज्य के प्रति, राजनीतिक बाध्यकारिता राज्य के प्रति, ये व्यक्ति राज्य के प्रति उसके नागरिकों के द्वारा उसके कानूनों, आदेशों व आज्ञाओं का पालन है। बहुत सामान्य सा अर्थ लिखा है मैंने। क्या? राजनीतिक बाध्यकारिता राज्य के प्रति, ये राज्य होगा, ये व्यक्ति होगा, नागरिक हो गए। राजनीतिक बाध्यकारिता राज्य के प्रति उसके नागरिकों द्वारा, ये व्यक्ति हो गए ना नागरिक, नागरिकों के द्वारा उसके कानूनों, आदेशों, आज्ञाओं का पालन है। मतलब राज्य के द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं, जो आदेश दिए जा रहे हैं, जो आज्ञाएं दी जा रही है, उनका जो पालन किया जा रहा है नागरिकों के द्वारा, यही क्या है?
राजनीतिक आज्ञाकारिता या बाध्यकारिता है। समझ गए? अरे भाई, राज्य के द्वारा जो आदेश दिए जा रहे हैं, जो कानून बनाए जा रहे हैं, जो आज्ञाएं दी जा रही हैं, उनका पालन जो नागरिकों के द्वारा किया जाता है वह पालन करना ही राजनीतिक बाध्यकारिता या राजनीतिक आज्ञाकारिता है। देखो, राजनीतिक आज्ञाकारिता मतलब राज्य के द्वारा जो आज्ञाएं दी जा रही है उनका पालन करना ही नागरिकों के द्वारा, वो ही राजनीतिक आज्ञाकारिता या राजनीतिक बाध्यकारिता है। समझ गए? फिर से बोल रहा हूँ, राज्य के द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं, जो आदेश दिए जा रहे हैं, जो आज्ञाएं दी जा रही है, उनका पालन व्यक्तियों नागरिकों के द्वारा किया जा रहा है, यही राजनीतिक बाध्यकारिता है। अगली बात 1 2 3 नकारात्मक संकल्पना नहीं। आप ध्यान देंगे भाई, राजनीतिक बाध्यकारिता एक नकारात्मक संकल्पना नहीं है। इसका मतलब ये है कि राज्य के आदेशों का पालन करने के लिए व्यक्ति बाध्य हों, मजबूर है, इसका ये अर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? नागरिक राज्य के द्वारा जो आदेश दिए जा रहे हैं उनका पालन इसलिए करते हैं कि इससे उनको ही फायदा होगा। राज्य के आदेशों का पालन करने में नागरिकों को उपयोगिता नजर आती है, इससे हमें लाभ होगा। वो मजबूर नहीं है, विवश नहीं है, बाध्य नहीं है, उनको डराया नहीं जा रहा है, धमकाया नहीं जा रहा है, बल्कि नागरिकों को राज्य के द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं, जो आदेश दिए जा रहे हैं, जो आज्ञा दी जा रही है, इनका पालन करने में फायदा है, उपयोगिता है। इसलिए यह एक नकारात्मक अवधारणा या संकल्पना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई राज्य नागरिकों को बाध्य कर रहा है कि आप तो चाहे अच्छे बुरे जैसे भी कानून का पालन कीजिएगा। नहीं, अगर राज्य के द्वारा गलत कानून बनाए जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों का विरोध भी कर सकते हैं। जैसा कि आप समझौतावादी विचारक जब पढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत जॉन लॉक के द्वारा खुलकर के इसका समर्थन किया गया था कि राज्य यदि गलत आदेश देता है तो व्यक्तियों के अधिकार उसका विरोध कर सकते हैं। इसलिए राजनीतिक बाध्यकारिता एक नकारात्मक संकल्पना नहीं है, बल्कि एक सकारात्मक संकल्पना है। फिर मैंने लिखा है कानूनों के प्रति निष्ठा नागरिकों की दायित्व। ध्यान दीजिएगा, मतलब यहाँ राज्य के द्वारा जो आदेश दिए जा रहे हैं उन आदेशों का पालन करने के लिए नागरिक बाध्य नहीं है, बल्कि सच्चाई ये कि कानून के प्रति निष्ठा नागरिकों को दायित्व है। क्यों है? क्योंकि राज्य व्यक्तियों को सुविधाएं दे रहा है, सेवाएं दे रहा है, इसलिए नागरिकों का व्यक्तियों का दायित्व है। क्या दायित्व है? कि राज्य के द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं, जो आदेश दिए जा रहे हैं, जो आज्ञा दी जा रही है, उनका वो पालन करें। ये व्यक्तियों का, नागरिकों का दायित्व है, वो बाध्य नहीं है, बल्कि उनका दायित्व है कि राज्य जो सुविधाएं दे रहा है, जो सेवाएं दे रहा है, उसके बदले में राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों, उनके द्वारा दिए गए आदेशों और आज्ञाओं का नागरिक पालन करें। इसलिए यह एक प्रकार से नागरिकों का दायित्व है। ये बाध्यता नहीं है, मजबूरी नहीं है, व्यवस्था नहीं है, बल्कि नागरिकों का दायित्व है कि वो कानूनों का पालन करें, और वो करेंगे भी। क्यों? क्योंकि पालन करने में व्यक्तियों की उपयोगिता है। इसमें उपयोगिता है, लोगों को फायदा होगा, नागरिकों को लाभ होगा, हानि नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा, बल्कि नियमों का पालन करने में स्वयं नागरिकों का हित है। चलिए, फिर मैंने आगे लिखा है राजनीतिक बाध्यकारिता उसी प्रकार की होती है जैसी अन्य प्रकार की बाध्यकारिता। समझे इसका मतलब? भाई, राजनीतिक बाध्यकारिता मतलब राज्य के द्वारा जो आदेश दिए जा रहे हैं उनका पालन नागरिक करें, वो राजनीतिक बाध्यकारिता है। तो राजनीतिक बाध्यकारिता उसी प्रकार की होती है जैसी अन्य बाध्यकारिताएं होती है। अन्य का मतलब जैसे आर्थिक बाध्यकारिता है, धार्मिक बाध्यकारिता है। क्या? आर्थिक बाध्यकारिता का मतलब जो आर्थिक नियम होते हैं, आर्थिक नियमों का पालन भी जनता के द्वारा किया जाता है। धार्मिक बाध्यकारिता में जो धार्मिक नियम होते हैं, धार्मिक नियमों का भी नागरिकों के द्वारा पालन किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे धार्मिक बाध्यकारिता होती है, जैसे आर्थिक बाध्यकारिता होती है, वैसे ही राजनीतिक बाध्यकारिता है। फर्क ये है कि यहाँ राज्य के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, आदेश दिए जाते हैं और आज्ञाओं का पालन करवाया जाता है। ठीक है भाई, नोट करें ये मतलब एक प्रकार से आर्थिक बाध्यकारिता और धार्मिक बाध्यकारिता की तरह ही ये राजनीतिक बाध्यकारिता होती है। अब लास्ट में मैंने यहाँ इस खंड के अंतर्गत डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। मैंने लिखा व्यक्ति फिर समाज। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति समाज के बिना नहीं रह सकता। अरे भाई, अरस्तु ने मतलब राजनीति विज्ञान के पिता, जनक, संस्थापक अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में साफ लिखा है कि जो व्यक्ति ये कहता है कि मुझे समाज और राज्य की आवश्यकता नहीं है, तो व्यक्ति नहीं है, या तो वह पशु है या फिर जो है वो देवता है। क्यों? क्योंकि पशुओं को और देवताओं को समाज की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन व्यक्ति समाज के बिना नहीं रह सकता है। इसलिए अरस्तु ने कहा है कि व्यक्ति स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है, व्यक्ति स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। नोट करेंगे, किसने कही बात? अरस्तु ने। तो व्यक्ति समाज के बिना नहीं रह सकता। और समाज किसे कहते हैं? सामाजिक संबंधों का जो ताना बाना होता है, सामाजिक संबंधों का जो ताना बाना होता है उसे समाज कहते हैं। और सामाजिक संबंधों का जो ताना बाना होता है, इस ताने बाने को बनाए रखने के लिए, ताना बाना इसको बनाए रखने के लिए समाज के अंतर्गत
कानून बनाए जाते हैं, राज्य के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, उस समाज के अपने नियम होते हैं, उसकी अपने परंपराएं विकसित हो जाती हैं, उसके अपने रीति रिवाज होते हैं। तो वास्तव में समाज के ताने बाने को बनाए रखने के लिए वहाँ कानून, नियम, परंपराएं और रीति रिवाज होते हैं, और इनका पालन इसलिए किया जाता है जिससे कि समाज व्यवस्था सुचारू रूप में क्रियाशील की जा सके। और जो कानून, नियम, परंपराएं, रीति रिवाज होते हैं, इनका पालन कराने के लिए राज्य वास्तविक रूप में अपने द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर नागरिकों से उन कानूनों का पालन करवाता है। हाँ, जो सही कानून होते हैं यदि उनका उल्लंघन किया जाता है नागरिकों के द्वारा तो फिर दंड की व्यवस्था भी की जाती है। तो यहाँ आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि भाई समाज में ताना बाना होता है, उसको बनाए रखने के लिए कानून, नियम, परंपराएं और रीति रिवाज मतलब रीति रिवाज तो विकसित होते हैं, परंपराएं विकसित होती हैं, कानूनों का निर्माण किया जा रहा है। तो कानूनों का निर्माण किया जा रहा है, नियमों की स्थापना की जा रही है, परंपराएं और रीति रिवाज विकसित हो रहे हैं। अब वास्तविक रूप में ये समाज व्यवस्था को सुचारू रूप में चलाने के लिए जरूरी होते हैं, और जब इनका ईमानदारी से पालन किया जाता है तो वह समाज व्यवस्था सुचारू रूप में क्रियाशील होती है, और यह जो मुख्य दायित्व होता है वो राज्य का होता है। यहाँ तक क्लियर? अब इधर आइए, राजनीतिक बाध्यकारिता की विशेषताएं। भाई किसी भी अवधारणा का आप अध्ययन कीजिएगा, चाहे शक्ति, सत्ता, वैधता, अधिकार, कर्तव्य, स्वतंत्रता, समानता, कर्तव्य, राजनीतिक बाध्यकारिता, दुनिया भर की अवधारणाएं हैं। आपको मैं एक सूत्र दे रहा हूं कि विशेषताएं, गुण और दोष, इनको समझने में आपको कतई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ एक काम कीजिएगा, क्या काम करना है, आप जिस अवधारणा का अध्ययन कर रहे हैं उस अवधारणा का अर्थ ठीक से समझ जाइए, और अर्थ के आधार पर विशेषताएं निकालें, अर्थ के आधार पर गुण और दोष निकालें, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब अर्थ स्पष्ट हो गया है कि राजनीतिक बाध्यकारिता राज्य के प्रति उसके नागरिकों के द्वारा उसके कानूनों, आदेशों और आज्ञाओं का पालन है। मतलब सीधी सी बात है कि राज्य के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनका पालन नागरिकों के द्वारा किया जा रहा है, वही राजनीतिक बाध्यकारिता है। अब राज्य के द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं उनका पालन नागरिकों के द्वारा किया जा रहा है, यही राजनीतिक बाध्यकारिता है। तो केवल इस सामान्य से अर्थ से सारी विशेषताएं निकल जाएंगी। कैसे, देखिएगा आप, पहली विशेषता है कानूनों, आदेशों की पालना से संबंधित संकल्पना। सीधी सी बात होगी कि राजनीतिक बाध्यकारिता किससे संबंधित है? भाई कानूनों, आदेशों की पालना से संबंधित संकल्पना है। मतलब राजनीतिक बाध्यकारिता का जो संबंध है वो किससे है? इधर आइएगा, कानून, आदेश और आज्ञाओं के पालन से। सीधी सी बात है भाई, राजनीतिक आज्ञाकारिता कहते हैं किसे हैं? नागरिकों के द्वारा राज्य के द्वारा जो आदेश दिए जा रहे, जो कानून बनाए जा रहे, उनका जो पालन किया जा रहा है वही तो राजनीतिक बाध्यकारिता है। तो इसका मतलब पहली विशेषता क्या होगी? कानूनों, आदेशों की पालना से संबंधित अवधारणा है, संकल्पना है। ये सीधी सी बात है। आप इस डायग्राम के आधार पर ये विशेषताएं ले सकते हैं, या ये जो सामान्य से अर्थ बताए इसके आधार पर इसकी विशेषताएं ले सकते हैं। अरे भाई कहीं तो देखें, ये आई है जो डायग्राम बनाए इसके आधार पर ले सकते हैं, दिक्कत ही नहीं है। दूसरी विशेषता देखें, अपने स्वरूप में राजनीतिक बाध्यकारिता राजनीतिक है। ध्यान देंगे, मतलब स्वरूप की बात आती है तो राजनीतिक बाध्यकारिता अपने स्वरूप में राजनीतिक है। क्यों राजनीतिक है? क्योंकि वास्तविक रूप में राज्य के द्वारा कानून बनाए जा रहे हैं, आदेश दिए जा रहे हैं और आज्ञाओं का पालन करवाया जा रहा है। जबकि जो आर्थिक बाध्यकारिता, धार्मिक बाध्यकारिता, ये अपने स्वरूप में राजनीतिक नहीं है। जबकि राजनीतिक बाध्यकारिता अपने स्वरूप में राजनीतिक है, क्योंकि यहाँ वास्तविक रूप में राज्य के द्वारा, राज्य व्यवस्था के द्वारा, और हम कहेंगे इसको संकुचित शब्दों में सरकार के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, आदेश दिए जाते हैं, इसलिए अपने स्वरूप में राजनीतिक है, ना कि अपने स्वरूप में धार्मिक या आर्थिक है। ठीक है भाई, यहाँ स्पष्ट है ये राज्य के द्वारा सेवाएं और सुविधाएं दी जा रही हैं और बदले में व्यक्ति इसके द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन कर रहे हैं, तो स्वरूप राजनीतिक ऑटोमेटिक ही हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, बाध्यकारिता शब्द नकारात्मक भाव का बोध नहीं बल्कि इसे लोगों के दायित्व के साथ जोड़ा तथा समझा जा सकता है। ये बात पीछे भी आ गई है, इधर यहाँ ये रहा, नकारात्मक संकल्पना नहीं है, तो इधर आगे नहीं बात। बाध्यकारिता शब्द नकारात्मक भाव का बोध नहीं कराता है। मतलब यहाँ जो राजनीतिक बाध्यकारिता, इसका अर्थ ये नहीं लेना है कि राज्य के द्वारा जो आदेश दिए जा रहे हैं उनको पालन करने के लिए नागरिक बाध्य हैं, अगर बुरे कानून भी है तो उनका पालन करने के लिए बाध्य है। नहीं, नागरिक बाध्य नहीं है, बल्कि चूंकि राज्य व्यक्तियों को सुविधाएं दे रहा है, राज्य व्यक्तियों को सेवाएं दे रहा है, तो इसके बदले में नागरिकों को दायित्व है कि राज्य अच्छे कानून बना रहे हैं तो उसका पालन कीजिएगा। और कानून का पालन करना ही क्या है?
राजनीतिक बाध्यकारिता है। इसलिए यहाँ ये नकारात्मक भाव का बोध नहीं करता है, बल्कि इसे लोगों के दायित्व के साथ जोड़ा और समझा जा सकता है। मतलब यहाँ व्यक्तियों का, नागरिकों का दायित्व है कि भी राज्य आपको सेवाएं दे रहा है, सुविधाएं दे रहा है, तो इसके बदले में आपका दायित्व है। क्या दायित्व है? कि राज्य के कानून आदेशों का पालन कीजिएगा, उसके द्वारा जो आज्ञा दी जा रही है उनका पालन कीजिएगा। यही राजनीतिक आज्ञाकारिता है। चौथा है नागरिकों के लिए कुछ सेवाओं का संकेत। आप ध्यान दें, नागरिकों के लिए कुछ सेवाओं का संकेत। इधर आइएगा, मैंने पहले बता दिया यहाँ कि राज्य के द्वारा व्यक्तियों को कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, सेवाएं दी जाती हैं, और इसके बदले में नागरिक राज्य के द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं, जो आदेश दिए जा रहे हैं, जो आज्ञाएं दी जा रही हैं, उनका पालन करता है। सीधी सी बात है। पांचवा है सुविधाओं के बदले दायित्व को निभाने की आशा। ध्यान दें, सुविधाओं के बदले। अब राज्य व्यक्तियों को सेवाएं सुविधाएं दे रहा है, आप दोनों बात नोट करेंगे, सेवाएं सुविधाएं। राज्य व्यक्तियों को सेवाएं और सुविधाएं दे रहा है, तो इसके बदले में क्या हो रहा है? दायित्वों को निभाने की आशा। मतलब राज्य व्यक्तियों को सुविधाएं देता है, सुविधाओं का मतलब राज्य व्यक्तियों को सुविधाएं देता है ना, उसको अधिकार कहा जाता है एक प्रकार से। तो राज्य व्यक्तियों को सेवाएं दे रहा है, सुविधाएं दे रहा है, तो इसके बदले में व्यक्तियों से आशा की जाती है। क्या आशा की जाती है? कि भाई राज्य के जो आदेश हैं, कानून है, जो आज्ञाएं दी जा रही है, उनका पालन किया जाएगा। तो नोट करें, सुविधाओं के बदले दायित्वों को निभाने की आशा। भाई राज्य सुविधा दे रहा है, तो बदले में राज्य के द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं उनका पालन करेंगे नागरिक, ये आशा की जाती है। और छठा है राजनीतिक बाध्यकारिता कानून की पूरक अवधारणा। ध्यान दें, यहाँ राजनीतिक बाध्यकारिता कानून की पूरक अवधारणा है। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई अगर कानून है तो राजनीतिक बाध्यकारिता अनिवार्य है, क्योंकि कानून का पालन ही नहीं किया जा रहा है तो कानून का कोई सार्थकता ही नहीं है। और यदि कानून ही नहीं है तो फिर राजनीतिक बाध्यकारिता कहाँ से आएगी? इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक के बिना दूसरा अधूरा है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। मैंने यहाँ लिखा है जैसे जहां कानून है, जहां कानून वहां राजनीतिक बाध्यकारिता अनिवार्य होती है। नोट करें इसको, जहां कानून मतलब जहां कहीं भी कानून होते हैं, राज्य के द्वारा कानून बना दी गई हैं, तो डेफिनेटली राजनीतिक बाध्यकारिता अनिवार्य है। मतलब उसका पालन करा ही जाएगा, नागरिक उसका पालन करेंगे ही करेंगे, और नहीं करेंगे तो फिर सीधी सी बात है कानून की कोई सार्थकता ही नहीं है। तो नोट करें, जहां कानून, इस बिंदु में नोट करेंगे छठे वाले में, जहां कानून वहां राजनीतिक बाध्यकारिता अनिवार्य होती है। इसका मतलब ये हुआ, फिर से बता रहा हूं कि भाई जहां कहीं भी कानून है वहां राजनीतिक बाध्यकारिता होगी, मतलब कानूनों का पालन किया ही जाएगा। और जहां राजनीतिक बाध्यकारिता होती है, इसका मतलब कानून है तो ही तो कानूनों का पालन किया जा रहा है, तो ही तो कानून का पालन किया जा रहा है। इसलिए कानून और राजनीतिक बाध्यकारिता एक दूसरे की पूरक अवधारणा है, एक के बिना दूसरी अधूरी है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे की पूरक, सप्लीमेंट्री, एक दूसरे की पूरक अवधारणा है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये हो गया राजनीतिक बाध्यकारिता या राजनीतिक आज्ञाकारिता का क्या अर्थ है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। मुझे पूरा विश्वास है दोनों बातें आप समझ गए होंगे। अगले लेक्चर में हम राजनीतिक बाध्यकारिता से संबंधित 4 सिद्धांत हैं, दैवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत और आदर्शवादी सिद्धांत। इसको किस रूप में समझेंगे? इस रूप में समझेंगे कि भाई जो व्यक्ति हैं, जो नागरिक हैं, वो राज्य के द्वारा जो आदेश दिए जा रहे हैं उन आदेशों का पालन क्यों करते हैं। तो इस क्यों का जवाब ये 4 सिद्धांत अपने अपने तर्क के हिसाब से देंगे। इसकी चर्चा मैं अगले लेक्चर में करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है आप राजनीतिक बाध्यकारिता को ठीक से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच।